मेरा नाम अनुराग है। मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। पैसा, प्रॉपर्टी, बड़ा सा घर, ढेर सारी गाड़ियाँ, अच्छा बिजनेस और मेरी पसंद की ही मेरी पत्नी, जिससे मैंने अपनी शादी की उम्र में लव मैरिज की थी। और सबसे स्पेशल चीज़ है खूबसूरत बेटी। मेरी बेटी अब जवान हो गई थी। उसकी उम्र 20 साल थी, मगर मेरी बेटी के अंदर एक कमी थी जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मेरी बेटी को दिमागी परेशानी थी। वो अपना दिमागी संतुलन कभी भी किसी भी टाइम भी खो देती थी। जब मेरी बेटी 8 साल की थी तब वो छत पर नौकरानी के बच्चों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते गिर जाने की वजह से उसके दिमाग में गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। मेरी पत्नी तो थी ही शुरू से लापरवाह। मेरी पत्नी ज्यादातर किटी पार्टी करती थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मेलजोल में रहती थी। वो एक गरीब फैमिली से थी। मेरी पत्नी हमारे ही घर में काम करने वाले बहुत पुराने नौकर की बेटी थी। नौकर कभी कभी हमारे घर पर अपनी बेटी को ले आया करता था। मेरे पापा उस नौकर को अपना सबसे खास नौकर मानते थे, जिसकी वजह से वो हमारे घर पर किसी भी टाइम और कभी भी आ जाया करता था और अपनी बेटी को भी लेकर आया करता था। जब उसकी बेटी जवान हुई और मैं भी जवान हुआ तो मैं मन ही मन उसे पसंद करने लगा। मेरा दिल उस पर आ गया था। जबकि हम लोग खानदानी अमीर लोग थे, इसलिए मेरा मेल उस लड़की के साथ कहीं से कहीं तक नहीं बनता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब किसी पर दिल आ जाता है तो इंसान चाहता है कि जिसको हम पसंद करते हैं वो किसी भी हाल में हमें मिल जाए। मैंने जिद बांध ली थी कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। वो एक गरीब बाप की बेटी थी और उसका पिता हमारे घर में नौकरी किया करता था। हमारे ही दिए गए पैसों से उसके घर का गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। नौकर के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि उसकी बेटी उसके मालिक के बेटे की पत्नी बनती। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरी मम्मी बचपन में ही हार्ट अटैक आ जाने की वजह से इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे पापा मेरी अभी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उनका बेटा भी अपने पापा की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। जबकि उस समय मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और इसी उम्र में मुझे नौकर की बेटी रचना से प्यार हो गया था। मम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। घर में वैसे तो काफी सारी नौकरानियां थी, मगर फिर भी घर को किसी बहू की जरूरत थी। लोग मेरे पापा से कहा करते थे कि आपका बेटा तो जवान है, आप उसकी शादी कर दो, पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको संभालना तो आपका बिजनेस ही है। तो फिर अपने बेटे की शादी करने में देर किस बात की। मेरे पापा के दिमाग में ये बात बैठ गई थी और उन्होंने मेरे लिए लड़कियां तलाश करनी शुरू कर दी थी। मगर मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मेरे दिल में तो रचना अपनी जगह बना चुकी थी। मैंने अपने पापा से साफ साफ कह दिया था कि मैं शामू अंकल की बेटी रचना को पसंद करता हूँ। मैं जानता था कि ये बात मेरे पापा को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि रचना की फैमिली मेरी फैमिली के स्टेटस की नहीं थी। लेकिन मैं अपने पापा का इकलौता बेटा था और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए मेरी जिद के आगे हार गए थे और रचना को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे पापा को बस इतनी ही फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। मगर फिर मैंने पापा को समझाया था कि अगर मेरी शादी हमारे ही स्टेटस की किसी लड़की से हो जाती है तो लोग तब भी बातें बनाएंगे। लोगों को तो बातें बनाने के लिए बहाना चाहिए। आपके लिए अगर आपके बेटे की खुशी इम्पोर्टेंस रखती है तो आप मेरी बात मान लीजिए। मेरे पापा लोगों की बातों को इग्नोर करके मेरी बात मान गए थे और उन्होंने मेरी शादी रचना के साथ करवा दी थी। रचना को पाने के बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे हिस्से में दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी लड़की आ गई है। मगर मैं नहीं जानता था कि रचना शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी। वो छोटे से घर में रहने वाली लड़की, जिसको पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता था और कपड़े भी फटे पुराने पहना करती थी, मेरे घर में आने के बाद उसने मुझे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। मेरे पापा को लगता था कि रचना एक गरीब बाप की बेटी है, वो हमारे इस घर की गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाल लेगी। रचना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, शायद 5वीं या 6ठी कक्षा तक ही उसने पढ़ाई पूरी की होगी। लेकिन हमारे घर आने के बाद वो इतनी मॉडर्न हो गई थी कि कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो किसी गरीब बाप की बेटी है। उसने मुझे अपने प्यार भरी बातों में लेकर अपने पिता को भी अमीर बना दिया था और ऐसी ऐसी लड़कियों से दोस्ती की थी जो बहुत ज्यादा अमीर थी। मेरी पत्नी अपना सारा समय अपनी फ्रेंड्स को दिया करती थी, जबकि मैं अपने बिजनेस में बिजी हो गया था। शादी के 2 साल बाद जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने जल्दी ही अपने बिजनेस को संभाल लिया था। पापा को मुझ पर गर्व महसूस होता था कि मैंने उनके बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है।
मेरे पापा को मुझसे तो बहुत उम्मीद थी और मैंने अपने पापा की उम्मीद को पूरा भी कर दिखाया था, लेकिन रचना मेरी उम्मीद पर पूरी नहीं उतरती थी। रचना हमेशा अपनी मनमानी करती थी। हमारे घर में दौलत मिल जाने के बाद वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। शुरू में वो मुझे अपनी प्यार भरी बातों में लेती रही और मुझसे अपनी हर बात को आसानी से मनवाती रही। मैं उसकी हर बात को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लिया करता था, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी और मैं उसे बहुत पसंद करता था। मनपसंद औरत अगर आपसे कोई डिमांड करती है तो आप खुशी खुशी उसे पूरा कर देते हो। मैंने भी अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पर खुशी खुशी अपना सर झुका दिया था, लेकिन जब शादी के 2.5 साल बाद पता चला कि मेरी पत्नी को कोई गुड न्यूज़ है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैंने उस पर और ढील छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी मोहब्बत उससे पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। कभी कभी जो मैं उस पर थोड़ी बहुत रोक टोक कर दिया करता था, अब मैंने वो भी पूरी तरह से बंद कर दी थी। मगर मैं अपनी पत्नी को प्रेगनेंसी में घर में रहने की एडवाइस दिया करता था। इस दौरान मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और घर, कारोबार, हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई थी और मेरी पत्नी के 9 महीने भी जैसे तैसे पूरे हो गए थे। मेरे बार बार रोकने पर मेरी पत्नी ने प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखना तो शुरू कर दिया था, मगर जब उसकी डिलीवरी हो गई और उसने मेरी बेटी को जन्म दिया, उसके कुछ दिनों के बाद उसने फिर से अपनी वही लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दी थी जो वो पहले किया करती थी। हमेशा अपनी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, घर में ना रुकना, घर की किसी बात पर देखभाल ना करना और यहाँ तक कि अपनी बेटी पर भी वो ध्यान नहीं दिया करती थी। मेरी बेटी मुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी, क्योंकि वो मेरा अपना खून थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत मेरी पत्नी से भी ज्यादा थी। मेरी बेटी 2 महीने की हुई थी जब मेरी पत्नी ने अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना दोबारा से शुरू कर दिया था। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी पत्नी का अपनी बेटी को इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन दिनों मेरे ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा आ गया था और मुझे 5 दिन के लिए बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना था, इसलिए मैं अपनी टीम के साथ अमेरिका चला गया था, मगर अपनी पत्नी को समझाकर गया था कि वो मेरी बेटी पर ध्यान दिया करे। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम घर में रहा करो या फिर मैं तुम पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं कर रहा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि तुम जहाँ पर भी जाओ अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ और उसका ध्यान रखो। मेरी पत्नी मेरे सामने इस तरह से रिएक्ट करती थी जैसे वो मेरे पीछे मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखती होगी, मगर मैं जानता था कि वो लापरवाह है, क्योंकि जब से उसे मेरे घर में आने के बाद दौलत और दुनिया का ऐशो आराम मिला था, वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उसके पैर जमीन पर नहीं थे। लेकिन पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब हमारी जिंदगी में हम दोनों के अलावा हमारी एक नन्ही सी जान भी आ गई थी, जिसका ख्याल रखना उसका फर्ज बनता था। मैं 5 दिन के लिए अमेरिका क्या चला गया था, मुझे मेरे घर के नौकर ने खबर दी कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को संभालने के लिए एक नौकरानी रख ली है और नौकरानी को घर में ही रहने की परमिशन भी दे दी है। नौकरानी पूरे परिवार के साथ हमारे घर में आकर रह रही थी। मैंने सोचा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी से सवाल करूंगा कि बच्चों को नौकरों की नहीं बल्कि माता पिता के ध्यान और प्यार की जरूरत होती है। मैं जब घर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि मेरी बेटी का ध्यान नौकरानी की छोटी छोटी बच्चियां रख रही थी। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। मैं अपनी पत्नी को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर मैं क्या क्या करता? घर में रहता तो अपनी बेटी के साथ खेलता था और बाहर रहता तो मुझे हमेशा काम की फिक्र रहती थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और देखते ही देखते मेरी बेटी 8 साल की हो गई। मेरी बेटी का सारा ख्याल, उसके काम, यहाँ तक कि उसको स्कूल भेजना, अभी भी सारे काम नौकरानी ही किया करती थी। लेकिन मेरी पत्नी के नेचर में कभी भी बदलाव नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वो मेरी बेटी से प्यार नहीं करती थी, मगर मेरी बेटी से पहले उसके लिए उसके शौक आ जाते थे। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि मैं उससे प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन एक दिन तो मेरी पत्नी ने हद ही कर दी थी। मेरी बेटी छत पर खेल रही थी। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था, इसलिए मेरी पत्नी भी घर पर ही मौजूद थी। मेरी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी जबकि मैं बाथरूम में नहा रहा था, जब अचानक से नौकरानी की बेटियां चिल्लाते हुए नीचे आ गई थी। मेरी बेटी ने नौकरानी की बेटियों को अपने बचपन से देखा था, इसलिए उसने उनको ही अपनी दोस्त मान लिया था और वही उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई थी। नौकरानी की बेटियों के साथ मेरी बेटी खुश रहती थी, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कहता था, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा थी।
मेरी बेटी छत पर खेलते खेलते गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी जैसे ही छत पर दौड़ कर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि मेरी बेटी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई है और उसके सर से ढेर सारा खून निकल रहा है। मैं जल्दी से उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और बताया कि उसकी दिमागी हालत कमजोर हो गई है, क्योंकि चोट मेरी बेटी के दिमाग पर ही लगी थी। नौकरानी की बेटी और मेरी बेटी भाग भाग कर छत पर खेल रही थी। मेरी बेटी का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से छत पर रखी हुई भारी ईंट उसके सर में लग गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी बेटी दिमाग से बहुत कमजोर हो गई। काफी दिनों तक मेरी बेटी का ट्रीटमेंट अस्पताल में चला था। उसके बाद मेरी बेटी घर वापस आ गई थी। मेरी बेटी को लगातार दौरे पड़ते थे। मैंने अपनी बेटी का इलाज शहर के बेस्ट डॉक्टर से करवाया था। मेरी बेटी की तबीयत में तब तो काफी सुधार आ गया था, मगर जैसे जैसे मेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसको रात के समय पर दौरे पड़ते थे। वो रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। ये सब कुछ मेरी पत्नी की लापरवाही का नतीजा था। अगर वो अपनी बेटी के साथ छत पर ही मौजूद होती तो शायद मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन मेरी बेटी की कंडीशन देखकर मेरी पत्नी की कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। आखिर वो जैसी भी थी उसकी माँ थी और उसने उसको जन्म दिया था। बस तब से ही मेरी बेटी की दिमागी हालत बहुत कमजोर हो गई। मेरी बेटी ने पढ़ाई भी प्राइवेट कंप्लीट की थी, क्योंकि जब वो स्कूल जाती थी तो उसको दौरे पड़ने लगते थे, जिस वजह से क्लास के बच्चे उससे बहुत डरते थे और कोई मेरी बेटी से फ्रेंडशिप तक नहीं करता था। घर में एक नौकरानी की बेटियां ही थी जो मेरी बेटी के सबसे ज्यादा क्लोज थी और उसकी कंडीशन को समझती थी। नौकरानी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी पत्नी ने भी घर में ध्यान देना शुरू कर दिया था। मेरी बेटी के साथ ये हादसा हो जाने के बाद मेरी पत्नी के अंदर काफी सारे चेंजेस आए थे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी पत्नी को मेरी बेटी की फिक्र होने लगी है। उस दिन के बाद मेरी पत्नी ने अपनी फ्रेंड से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था। पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया था, लेकिन मैं इस बात से ही खुश था कि वो घर में रहकर अपनी बेटी पर ध्यान रख रही है। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी और फिर मेरी बेटी जवान हो गई और उसकी उम्र 20 साल हो गई। मेरा बिजनेस तो आसमान छू चुका था। मेरे पास काफी दौलत थी। मैं अपनी बेटी को ठीक करना चाहता था, मगर मेरी बेटी का इलाज कहीं पर भी पॉसिबल नहीं था। मेरी बेटी कुछ दिन तो ठीक रहती थी, मगर उसे दोबारा से दौरे पड़ने लगते थे। कभी कभी तो वो रात के समय कमरे का सारा सामान निकालकर फेंका करती थी और कभी कभी किसी भी नौकर को उल्टा सीधा बोल देती थी और बेहोश हो जाती थी। कभी कभी ऐसा करती थी कि घर से बाहर निकलने की कोशिश करती थी और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती थी, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द होता था और वो इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए ही ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती थी। मेरी बेटी की ऐसी हरकतों से घर के नौकर भी डरने लगे थे। घर में पहले के मुकाबले नौकर बहुत कम रह गए थे, क्योंकि मेरी बेटी किसी भी नौकर के ऊपर कुछ भी फेंककर मार दिया करती थी, जिससे कई नौकर और नौकरानियां घायल हो चुकी थी। पुरानी वाली नौकरानी भी अपनी बेटियों को लेकर अब हमारे घर से जा चुकी थी। मेरी बेटी पूरी तरह से अकेली रह गई थी। हम उसे घर से निकलने ही नहीं देते थे, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि वो कभी भी अपने होश खो बैठती थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी की किसी भी गलत हरकत की वजह से किसी का बड़ा नुकसान हो जाए। मेरी बेटी सौम्या सिर्फ अपनी माँ और अपने पिता के ही कंट्रोल में आती थी। मेरी पत्नी इस बात से बहुत शर्मिंदा होती थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की ये कंडीशन हुई है। अगर वो अपनी बेटी का बचपन उसके साथ सही से गुजारती तो शायद मेरी बेटी की हालत ऐसी कभी नहीं होती। हमेशा बच्चे माता पिता की लापरवाही की वजह से ही अपनी जिंदगी की मुश्किलों में फंस जाते हैं। फिलहाल जैसा भी था, जिंदगी गुजर रही थी। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही थी। अपनी बेटी पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे हमेशा निराशा ही मिली थी। मेरी बेटी जवान थी और उसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत थी। देखते ही देखते मेरी बेटी की उम्र 25 साल हो गई थी। मेरी बेटी के साथ की जितनी भी लड़कियां थी उन सब की शादी हो गई थी। मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी बेटी की दिमागी हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वैसे तो इलाज होने से उसके अंदर काफी फर्क आया था, मगर उसको दौरे कभी न कभी पड़ ही जाते थे और वो बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर देती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उसे मुंह बनाते हुए कहा था कि तुम मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं कर सकती। मेरी पत्नी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आपके फैसले के बिना कभी इस घर में कुछ नहीं हुआ।
वो मुझे प्यार से समझाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी कि हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा था कि तुम ये किस तरह की फिजूल की बातें लेकर बैठ गई हो। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है और भला उससे शादी कौन करेगा। तुम्हारे दिमाग में उसके लिए शादी का ख्याल कैसे आ गया। मेरी पत्नी कहने लगी कि मेरे साथ की सहेलियां मेरी मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारी बेटी 25 साल की हो गई और तुम उसकी शादी नहीं कर रही। मेरी सहेलियों की बेटियों की भी शादी हो चुकी है। वो लोग बात बात पर मेरी बेटी का मजाक बनाती हैं और कहती हैं कि तुम लापरवाह हो जो अपनी बेटी को अभी तक अपने घर में बिठाए हुए हो। आखिर तुम्हारे पास किस बात की कमी है जो तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी सहेलियों की उल्टी सीधी बातों से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ओह, तो इसीलिए तुम्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई है। मैं कहने लगा, मैं अपनी बेटी की शादी करने के बाद उसे और ज्यादा मुश्किल में नहीं डाल सकता। ये बात सही है कि हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगा, लेकिन मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है। मैं उसकी शादी करके उसके ससुराल वालों से उसकी मजाक नहीं बनवाना चाहता। तुम जानती हो कि लगभग सभी लोगों को हमारी बेटी की कंडीशन के बारे में पता है, तो कौन उसे रिश्ता देगा। वो भले ही खूबसूरत है, मगर खूबसूरत होने के साथ साथ हर लड़का एक समझदार और सुलझी हुई लड़की से शादी करना चाहता है, जबकि हमारी बेटी को तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मेरी पत्नी कहने लगी कि क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करें जो घर जमाई बनकर हमारे ही साथ रहे। इस तरह हमारी बेटी शादीशुदा भी हो जाएगी और हमारी आंखों के सामने भी रहेगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारी बेटी से शादी करेगा कौन। कोई ऐसा लड़का भी तो होना चाहिए जो मेरी बेटी से शादी कर ले। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि उसकी आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी के लिए लड़का खुद तलाश कर लूंगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे राह चलते इंसान को नहीं दूंगा, सोच समझकर ही फैसला करूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं सबसे पहले लड़के को आपसे ही मिलवाऊंगी, आप इस बात से बेफिक्र रहो। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी बेटी की उम्र शादी की हो गई थी। मुझे भी अपने दोस्तों के सामने और कुछ रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लोग मुझसे भी कहते थे कि तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है, अब तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि मेरी बेटी को कभी कभी रात के समय पर दौरे पड़ जाते थे। मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मैंने घर में ही एक नर्स को भी लगाया हुआ था, लेकिन एक दिन गुस्से में आकर मेरी बेटी ने नर्स के साथ भी बहुत बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से नर्स डरकर हमारे घर से चली गई थी। मुझे हमेशा अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी बेटी का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। मेरी पत्नी कुछ दिनों बाद ही एक लड़के को मेरे पास लेकर आई थी। वो लड़का हमारे गेस्ट रूम में बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, मैं सौम्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ और लड़का गेस्ट रूम में बैठकर आपका इंतजार कर रहा है, आप एक बार लड़के से मिल लो। लड़का बहुत शरीफ, संस्कारी और सिंपल है। मुझे यकीन है कि हमारी बेटी इसके साथ बहुत खुश रहेगी, और तो और ये हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। मैंने इसको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये हमारा घर जमाई बनने के लिए भी तैयार है। मैं उस लड़की से जब मिला तो काफी इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी पैसों की वजह से नहीं करना चाहता, बल्कि मैं किसी मासूम लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत तेज़ लड़कियाँ हैं। मासूम लड़कियों का तो जैसे नामो निशान ही खत्म हो गया है। उस लड़की से मैंने कई सवाल जवाब किए थे, जिस पर उसने ठीक ठाक जवाब दिया था। मेरी पत्नी ने इस लड़के के बारे में बताया था कि ये लड़का उसकी एक दोस्त के ऑफिस में काम करता है। ये बहुत मेहनत से अपना काम करता है, गरीब है, लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाता है और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है। ये लड़का जरूर हमारी बेटी को खुश रखेगा। वैसे तो ये लड़का देखने में बहुत स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था, हाई एजुकेटेड था, मगर इसके परिवार में इसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक छोटा सा घर था जहाँ पर ये लड़का अकेला रहता था। मेरी पत्नी ने कहा कि हमारी बेटी को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़का सीधा साधा है, इसलिए हमारी बेटी के साथ खामोशी से जिंदगी गुजार लेगा। मैंने कहा, लेकिन ये लड़का मामूली सी नौकरी करता है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अपने ही जैसे बिजनेसमैन इंसान से करना चाहता था।
मेरी पत्नी कहने लगी, लोग हमारी बेटी को पागल समझते हैं। आखिर कौन से ऐसे बिजनेसमैन का बेटा होगा जिसका रिश्ता हमारी बेटी के लिए आएगा। ये लड़का हमारी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हमारे घर पर भी रहने के लिए तैयार है। बस बदले में इसे नौकरी चाहिए। ये अपना पैसा कमाकर हमारी बेटी को अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों की रोटी खिलाना चाहता है। और फिर वो गरीब है तो क्या हुआ, हमारी एक ही तो बेटी है। आपका कमाया हुआ सब कुछ हमारी बेटी का ही तो है। हम अपना सब कुछ अपनी बेटी दामाद के नाम कर देंगे। इस तरह यह गरीब लड़का एक बिजनेसमैन बन जाएगा। वैसे भी ये बहुत टैलेंटेड है। इस तरह हमारी बेटी का फ्यूचर आगे तक सिक्योर भी हो जाएगा। भला इससे अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिल सकता है। मेरी पत्नी कह तो बिल्कुल ठीक रही थी। मैंने अपनी पत्नी की बात मान ली थी, सिर्फ यही सोचकर कि जो लड़की पागलपन का शिकार हो उससे तो कोई गरीब इंसान भी शादी के लिए तैयार नहीं होता। ये लड़का फिर भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार था, इसलिए मैंने उसकी शादी अपनी बेटी के साथ करवा दी थी। मेरी बेटी ने भी खुशी खुशी शादी कर ली थी, क्योंकि मेरी बेटी मेरा बहुत कहना मानती थी। भले ही उसे कभी कभी दौरे पड़ जाते थे, मगर जब वो नॉर्मल होती थी तो बहुत समझदारी की बातें करती थी। बस मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी बेटी का पागलपन देखकर बाकी लोगों की तरह ये लड़का भी इस घर को छोड़कर न चला जाए। बाकी लोगों के जाने से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब ये लड़का मेरी बेटी का पति था। मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी बेटी से डरकर भाग जाए। आखिर मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल था। इस लड़के का नाम करण था। मेरी बेटी सौम्या को करण बहुत पसंद आया था। मेरी बेटी की शादी की पहली रात थी। करण अपना सारा सामान लेकर हमारे घर में आ गया था। मेरी बेटी और करण दोनों एक कमरे में मौजूद थे। रात काफी हो चुकी थी, मेरी पत्नी भी सो चुकी थी, मगर मुझे अपनी बेटी की फिक्र इतनी सता रही थी कि मुझे नींद ही नहीं आई। इसलिए मैं सौम्या के कमरे के बाहर टहलने लगा। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी ने करण पर हमला करने की कोशिश की तो मैं करण को फौरन ही बचा लूंगा। मैं काफी देर तक सौम्या के कमरे के बाहर टहलता रहा था, लेकिन कमरे के अंदर से एक अजीब सी खामोशी का एहसास हो रहा था। मुझे टहलते टहलते सुबह के 6 बज गए थे, लेकिन मेरी बेटी के कमरे से कोई भी अजीब तरह की आवाज नहीं आई थी। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी बेटी को आज दौरा नहीं पड़ा। मेरे दामाद ने उसे जरूर संभाल लिया होगा। वैसे भी कमरे में जाने से पहले करण मुझे तसल्ली देकर गया था कि वो सौम्या का बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि अब वो उसकी पत्नी है और उसकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए मुझे उसकी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बेटी से ज्यादा करण की फिक्र थी। ये रात गुजर जाने के बाद मेरी वो फिक्र भी दूर हो गई थी। सुबह के समय मैं अपने कमरे में जाकर सो चुका था। आज मुझे बड़ी बेफिक्री की नींद आई थी, क्योंकि मेरा सपना पूरा हो चुका था। मेरी बेटी की शादी हो गई थी और मेरी बेटी के अंदर काफी हद तक बदलाव भी आ गया था। बेटी की शादी हो जाने के बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और मैं करण को भी अपने साथ लेकर जाता था, क्योंकि मैं उसे ऑफिस के काम समझा दिया करता था। मैंने उसे ऑफिस का मैनेजर बना दिया था। सब लोग मेरे दामाद की बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो था ही इतना अच्छा। सोमिया भी उसकी बहुत तारीफ करती थी, क्योंकि वो सोमिया की हर ख्वाहिश को पूरी करता था। हमारे घर में तो जैसे एक अजीब सी रौनक सी आ गई थी। मेरी बेटी को जो आधी रात के समय दौरे पड़ा करते थे, अब मेरी बेटी सुकून की नींद सोई थी। मेरी पत्नी कहती थी कि मैंने आपसे कहा था ना कि करण के साथ हमारी बेटी खुश रहेगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरा आधे से ज्यादा काम भी करण ने संभाल लिया था। करण तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था, लेकिन उम्र के साथ साथ मेरे अंदर अब थोड़ा बुढ़ापा भी आने लगा था। करण मुझे घर पर आराम करने के लिए कहता था, इसलिए मैं ऑफिस देर से जाया करता था, या कभी कभी तो जाता ही नहीं था। इस दौरान मैंने नोटिस किया था कि सौम्या बहुत थकी थकी सी रहती थी। कभी कभी तो सर में बहुत तेज दर्द बताती थी, तो कभी कभी उसे उल्टी भी आ जाती थी। मैं अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता तो मेरी पत्नी कहती कि शादी होने के बाद लड़की के अंदर ऐसे चेंजेस आ ही जाते हैं, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। सौम्या की शादी को 1 महीना गुजर गया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। करण मेरा दामाद नहीं बल्कि मेरा बेटा बन गया था। मैंने उसे अपने घर की हर एक बात के बारे में बता दिया था और कहा था कि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। यहाँ तक कि मैंने उस पर भरोसा करके उसे अपने घर की पर्सनल लॉकर की चाबी भी दे दी थी और उसे घर की हर एक चीज के बारे में अच्छी तरह से पता था। एक रात मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। मुझे काम करते हुए रात के 3 बज गए थे। मेरी पत्नी और घर के सारे लोग सो रहे थे। मैंने पानी के जग की तरफ देखा तो पानी खत्म हो चुका था
और मुझे पानी पीना था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रहा था। किचन से पहले ही मेरी बेटी का कमरा पड़ता था। अचानक मुझे सौम्या के कमरे से कांच की कोई चीज गिरने की आवाज आई थी। मैं घबरा गया था। मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था। तभी अचानक मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं एकदम दूसरी तरफ को छिप गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटी दामाद मुझे रात के इस समय अपने कमरे के बाहर देखें तो मेरे बारे में कुछ गलत सोचें, इसलिए मैं खामोशी से छिप गया था। मैंने देखा कि कांच के गिलास के टुकड़े मेरा दामाद उठाकर डस्टबिन में डालने जा रहा था। जब मेरा दामाद कमरे के अंदर चला गया तब मैंने किचन से पानी लिया और मैं अपने कमरे में आ गया था और उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गया। मेरी बेटी और पत्नी सुबह को देर से ही उठती थी, जबकि मेरा दामाद सुबह को 10 बजे तक ऑफिस चला जाता था। अब मैं भी सुबह को ही देर से उठ रहा था और फिर हम तीनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता किया करते थे। मेरी बेटी को मैं देख रहा था कि वो ठीक से नाश्ता नहीं कर रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे, फिर भी सौम्या की आंखों में नींद भरी पड़ी थी। मैंने सौम्या से कहा, क्या हुआ, तुम सारी रात सोई नहीं हो क्या? सौम्या कहने लगी, पापा सोई तो हूँ, मगर मुझे बहुत नींद आती है। मेरा दिमाग हमेशा भारी भारी रहता है। मैंने कहा, रात के 3 बजे तो तुम दोनों पति पत्नी जाग रहे थे। मेरी बात पर अचानक से सौम्या चौंक गई और कहने लगी, नहीं पापा, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी और करण भी सो रहे थे। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो तुम्हारे कमरे से कांच का गिलास टूटने की आवाज आई थी। मुझे लगा तुम लोग जाग रहे हो। करण बाहर डस्टबिन में कांच के टुकड़े फेंकने के लिए आया था तो मैं छुप गया था कि कहीं उसे इतनी रात को मेरा कमरे से बाहर निकलना अच्छा न लगे। सौम्या कहने लगी, नहीं पापा, हमारे कमरे में कोई कांच का गिलास नहीं टूटा था। अगर टूटता तो जरूर मेरी आंख खुल जाती। मैं अपनी बेटी से कुछ कहने ही वाला था कि मेरी पत्नी कहने लगी, तुम दोनों बाप बेटी ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। उसके बाद ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। 2 दिन गुजरे थे कि मैं रात के 1 बजे के टाइम पर गार्डन में टहल रहा था, जब मुझे अचानक गार्डन में एक अंगूठी पड़ी हुई मिली। ये कोई मामूली सी आर्टिफिशियल अंगूठी थी। इस अंगूठी को देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि इस तरह की अंगूठी ना तो मेरी पत्नी पहनती थी और ना ही मेरी बेटी। मेरी बेटी और मेरी पत्नी हमेशा एक्सपेंसिव ज्वेलरी ही पहना करती थी, जबकि ये अंगूठी किसी मामूली सी ज्वेलरी शॉप की लग रही थी। मुझे लगा शायद करण ने मेरी बेटी को ये गिफ्ट की होगी। मेरी बेटी भले ही घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर घर के अंदर तो टहल ही लिया करती थी। रात के टाइम पर हम सब लोग एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे, जब अचानक मुझे उस अंगूठी के बारे में याद आया तो मैंने सौम्या को अंगूठी दी और कहा कि तुम्हारी ये अंगूठी गार्डन में पड़ी हुई थी। मेरी बेटी कहने लगी कि पापा, ये अंगूठी मेरी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारी मम्मी की होगी। मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं नहीं, ये मामूली सी 400-500 वाली अंगूठी मेरी नहीं है। आप तो जानते ही हो कि हम लोग हमेशा हीरे या फिर सोने की ही अंगूठियां पहनते हैं। ऐसी अंगूठी का भला हमारे यहाँ क्या काम? बड़ी ही अजीब सी बात थी। हमारे घर में कोई नौकरानी भी काम नहीं करती थी, क्योंकि मेरी बेटी के दौरों की वजह से हमारे घर में कोई नौकरानी नहीं रुकती थी। अब तो हमारे घर में सिर्फ गिनती के 2-3 ही नौकर रह गए थे। इन दोनों के अलावा घर में कोई भी मर्द नहीं था। पता नहीं ये अंगूठी किसकी थी। मैंने वो अंगूठी नौकर से कहकर डस्टबिन में डलवा दी थी, मगर मैंने नोटिस किया था कि मेरे दामाद के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। न जाने उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों आए थे। कुछ दिन और इसी तरह से गुजरे थे। दोपहर के टाइम पर मैं ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, जब गार्ड मेरे पास आया और कहने लगा कि मालिक, कुछ दिनों से मैं घर में एक अजीब सी हरकत होते हुए देख रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है, क्या देख लिया तुमने ऐसा? तो वो कहने लगा कि मालिक, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं रात को घर के सारे दरवाजों को लॉक लगा देता हूँ। घर के पीछे वाले गेट पर भी मैं लॉक लगा देता हूँ, लेकिन जब सुबह को दरवाजा खोलने जाता हूँ तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है और सिर्फ घर का पीछे वाला दरवाजा ही खुला हुआ होता है। मैंने गार्ड से कहा कि तुम रात को पी कर आए होगे, और या फिर तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा कि तुमने दरवाजा बंद कर दिया है, बल्कि तुम दरवाजा बंद करना ही भूल गए होगे। आगे से ध्यान रखना। गार्ड मेरी बात पर कहने लगा, मालिक, मैं मानता हूँ कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया हूँगा, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ 1 बार कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, ये सब तो कई बार से हो रहा है। मैं काफी दिनों से आपसे इस बात के बारे में बात करना चाह रहा था, मगर कर नहीं पा रहा था। मैंने गार्ड से कहा कि अच्छा चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी मुझे लेट हो रहा है। ये कहकर मैं अपनी गाड़ी में बैठकर आ गया था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिमाग गार्ड की बात में उलझा हुआ था।
मैंने सोचा था कि मैं आज रात खुद देखूंगा कि आखिर घर के पीछे वाले दरवाजे के अंदर कौन आता है। इसलिए मैं आज रात जाग रहा था और अपने कमरे की खिड़की से बार बार गार्डन की तरफ नजर रख रहा था, क्योंकि पीछे वाला दरवाजा गार्डन की तरफ ही खुलता था। मेरी पत्नी बार बार मुझसे कह रही थी कि आप खिड़की में झांककर क्या कर रहे हो। मैंने अपनी पत्नी से सोने के लिए कह दिया था तो वो करवट लेकर सो गई थी, जबकि मैं अभी भी खिड़की में ही खड़ा हुआ था। जब अचानक मुझे किसी की परछाई नजर आई, मैं इस परछाई पर खटक कर रह गया था। आखिर इतनी रात को गार्डन के बाहर किसकी परछाई थी? गार्ड तो इस समय घर के मेन गेट पर ड्यूटी कर रहा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ रात में दूसरा गार्ड ड्यूटी दिया करता था और दिन का अलग गार्ड ड्यूटी दिया करता था। ये कोई ऐसा इंसान था जो गार्डन की दीवार लांघकर पीछे के दरवाजे से हमारे घर में आ रहा था। मैं ये देखने के लिए कि आखिर हमारे घर में कौन दाखिल हुआ है, अपने कमरे से निकल गया था, जब अचानक मैं दंग रह गया। मेरा दामाद अपने कमरे से बाहर निकल रहा था और उसने खामोशी से दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। वो किचन की तरफ जा रहा था। मैं छुपकर अपने दामाद को देख रहा था। मेरा दामाद कुछ मिनट बाद किचन से निकला तो उसके हाथ में जूस की बोतल और थोड़े से फल थे। ये सब लेकर वो कमरे के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद मैं घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ गया था, जो कि अंदर से ही खोला गया था। इसका मतलब ये था कि गार्ड बिल्कुल ठीक कह रहा था, मगर ये जो कोई भी था मुझे घर में दिखाई ही नहीं दिया था। मैंने पूरे घर में छानबीन कर ली थी और कॉल करके गार्ड को भी अलर्ट कर दिया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। बिना सोए ही मेरी रात गुजर गई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए हम सब लोगों ने एक साथ नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। करण ने सोमिया से कहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा है। ये कहकर करण घर से निकल गया था। करण को घर से गए हुए कुछ देर ही गुजरी थी, अचानक मेरी बेटी बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। करण आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, इसलिए मैंने उसे बुलाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा था अगर सौम्या की तबीयत ज्यादा सीरियस हुई तब मैं उसे बुला लूंगा, जबकि अब मेरी बेटी को दौरे नहीं पड़ते थे, इसीलिए उसका इलाज भी हमने करना छोड़ दिया था। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी को नींद की दवाई दी जा रही है, जिसकी वजह से आपकी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और उसको उल्टी चक्कर, कमजोरी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। डॉक्टर मुझसे कहने लगे, मिस्टर अनुराग, आपको तो पता है कि आपकी बेटी दिमागी तौर पर कमजोर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए नींद की दवाई कितनी खतरनाक चीज है। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी नींद की दवाई नहीं लेती है और अब तो उसे दौरे भी नहीं पड़ते, वो रात को सारी रात आराम से सोती है। डॉक्टर कहने लगे, आपकी बेटी नींद की दवाई लेकर ही सोती है। मैंने कहा, लेकिन मेरी बेटी के पास नींद की तो कोई दवाई ही नहीं है, आखिर उसे कौन नींद की दवाई दे सकता है। डॉक्टर कहने लगे, ये बात तो आपको चेक करनी चाहिए कि आपकी बेटी को नींद की दवाई कौन दे रहा है, वो खुद ले रही है या फिर कोई उसे जानबूझकर ये दवाई खिला रहा है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में उलझ गया था। मेरी बेटी को मैं शाम तक डिस्चार्ज करके घर लेकर आया था। मैंने अपनी बेटी से नींद की दवाई के बारे में कोई बात नहीं की थी और न ही अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ बताया था। मेरी पत्नी तो बेटी की शादी हो जाने के बाद फिर से बेफिक्र हो गई थी। उसने सोचा कि बेटी की शादी हो गई है तो फिर अब उसे बेटी का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैंने अपनी बेटी से कहा था कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती, इसलिए तुम ऐसी हो रही हो। डॉक्टर ने कहा है कि पेट भरकर खाना खाया करो और समय से खाना खाया करो। रात भी मैंने देखा है कि करण कमरे में जूस और फल लेकर जा रहा था। मेरी बेटी कहने लगी, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो टाइम से ही खाना खाती हूँ और पेट भर के खाना खाती हूँ। मैंने कहा, तो फिर आधी रात के टाइम पर करण जूस और फ्रूट्स किसके लिए लेकर जा रहा था? सौम्या कहने लगी, पापा, वो तो किसी के लिए भी जूस और फ्रूट्स नहीं लेकर आए थे, जबकि कल रात तो उन्होंने भी पेट भरकर खाना खाया था। इतनी ही देर में मेरा दामाद आ गया था और मेरी बेटी के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने लगा। मैंने करण को अकेले में बात करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाया था। मैंने उससे कहा था कि तुम कितने कमजोर होते जा रहे हो, तुम अपना ख्याल नहीं रखते। सौम्या बता रही थी कि कल रात तुमने खाना पेट भर के नहीं खाया था। करण कहने लगा कि नहीं नहीं पापा, मैंने तो खाना पेट भरकर ही खाया था। मैंने करण से कहा, अच्छा तो फिर रात के टाइम पर जूस और फल सौम्या अपने लिए ले गई होगी। मेरी बात पर अचानक से करण चौंक गया था और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा।
करण कहने लगा, पापा आपको कैसे पता? सौम्या आधी रात को जूस और फल खा रही थी, क्या आपने उसे ये सब खाते हुए देख लिया था? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने उसे खाते हुए नहीं देखा था, बल्कि आधी रात के टाइम पर मैं किचन में फ्रूट्स लेने के लिए गया था। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन जब मैंने फ्रिज में फ्रूट्स देखे तो फ्रूट्स थे ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि जूस ले लेता हूँ, तो जूस भी नहीं था। मैं समझ गया था कि सौम्या ही लेकर गई होगी। वैसे भी सौम्या कभी कभी रात बीच में उठकर जूस और फ्रूट्स खा लेती है। मेरी बात पर अचानक करण के चेहरे पर तसल्ली भरे एक्सप्रेशन आए थे और वो हंसने लगा था। कहने लगा, जी सौम्या को भूख लगी थी, वो इसीलिए किचन से खाने का सामान लेकर आई थी। मेरा दामाद मेरे पास से तो चला गया था, मगर मुझे शक में डाल गया था। मुझे अपने दामाद पर बहुत शक हो रहा था, क्योंकि ऐसी कई बातें मैंने उसके अंदर देख ली थी जो मुझे अब शक में डाल रही थी। वो अंगूठी किसकी थी? हमारे घर में हर रात को कौन आता था? और मेरी बेटी को नींद की दवाई कौन दे रहा था? और मेरा दामाद मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। 2 दिन गुजरे थे, मेरी बेटी की तबीयत में काफी फर्क आया था। मेरी कड़ी नजर मेरे दामाद पर थी। अगर वो मुझसे झूठ बोल रहा था तो वो समझ गया था कि मैंने उसे उस दिन फ्रूट्स और जूस लेते हुए देख लिया था, इसलिए अब वो मुझसे सावधान हो गया था। मेरे दामाद ने मुझसे कहा कि पापा, मैं सौम्या को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता हूँ। वैसे भी शादी से अभी तक हम दोनों कहीं पर भी नहीं गए। मैंने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम लोग चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। मेरी पत्नी ने एडवाइस दी कि तुम लोगों को दूर कहाँ जाना, लोनावला में हमारा अपना एक रिजॉर्ट है जो बहुत खूबसूरत है। सोमिया बचपन में वहाँ पर अपने पापा के साथ बहुत जाया करती थी। तुमने अभी तक हमारा रिजॉर्ट देखा भी नहीं है, क्यों ना तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ और 1-2 दिन रुक कर आओ। इस तरह तुम दोनों की एंजॉयमेंट भी हो जाएगी और सौम्या की पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। मेरी बेटी भी इस बात पर मान गई थी। रिजॉर्ट के नाम से वो बहुत खुश हुई थी और अपने पति से जिद करने लगी कि उसे रिजॉर्ट पर ही जाना है। मैंने रिजॉर्ट में नौकरों को कॉल करके साफ सफाई करवा दी थी। मेरी बेटी दामाद रिजॉर्ट में जा चुके थे। मैं भी उन लोगों का पीछा करते हुए चला गया था। वहाँ के नौकरों को तो ये बात पता थी कि मैं वहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरे बेटी दामाद में से किसी को भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि मैं वहाँ पर खामोशी से गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दामाद को मुझ पर शक हो जाए। मुझे अपने दामाद पर पूरा शक था और मैं अपनी बेटी को उसके हवाले नहीं छोड़ सकता था। अपनी बेटी की ही भलाई के लिए मैं उन दोनों का पीछा करते हुए रिजॉर्ट पर चला गया था। रात हो चुकी थी। मेरी बेटी और दामाद तो मुझसे पहले रिजॉर्ट जाने के लिए निकले थे और मैं उन लोगों के जाने के काफी समय बाद घर से निकला था, इसलिए मुझे रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। मैं जैसे ही रिजॉर्ट के अंदर पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी की बातों की आवाज आ रही थी। जो मर्द बोल रहा था वो तो मेरा दामाद ही था, लेकिन जो लड़की की आवाज थी वो मेरी बेटी की आवाज नहीं थी। मैं उनके कमरे के बाहर खड़ा हुआ बातों की आवाज को सुन रहा था। मैंने जब खिड़की से झांककर कमरे के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा दामाद किसी दूसरी लड़की की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था, जबकि मेरी बेटी बिस्तर पर सोई हुई थी और वो उसके साथ खूब हंस हंसकर प्यार भरी बातें कर रहा था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने एक झटके से कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मेरे शोर करने पर रिजॉर्ट में मौजूद नौकर भी आ गए थे। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है? तो मेरा दामाद बहुत घबरा गया था और उसके मुंह से अपनी सफाई के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने कहा, तुमने मेरी बेटी को आज भी नींद की दवाई दी है? मेरी बात सुनकर मेरा दामाद घबरा गया और कहने लगा कि कौन सी दवाई, कैसी दवाई? वो जो लड़की थी वो भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने नौकरों से कहकर उसे पकड़ने के लिए कहा था। नौकरों ने मेरे दामाद और उस लड़की को पकड़ लिया था। मैं करण के करीब गया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ ये क्या किया है और ये लड़की कौन है? तुम इसके साथ प्यार भरी बातें क्यों कर रहे थे? आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? मेरा दामाद बहुत डर गया था, जबकि वो लड़की भी रो रही थी। करण ने फिर जो कुछ मुझे बताया उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। करण ने बताया कि वो एक गरीब आदमी है और ये जो लड़की है वो उसकी पत्नी है। वो मेरी पत्नी की सहेली के यहाँ काम किया करता था, उसके पति के ऑफिस में, और एक छोटी सी मामूली सी जॉब कर रहा था। एक दिन उसका सामना मेरी पत्नी से हुआ जब उसकी सहेली के पति ने करण को नौकरी से निकाल दिया था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरी पत्नी भी एक बिजनेसमैन की पत्नी है, इसलिए उसने मेरी पत्नी के आगे हाथ जोड़ लिए और उससे नौकरी की गुजारिश करने लगा। कहने लगा, मालकिन, मुझे अपने पति की कंपनी में जॉब दिलवा दो, आपका बहुत एहसान होगा।
मेरी पत्नी को वो लड़का बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने उसी समय मेरी बेटी के बारे में बात कर ली और उसे लालच दिया था कि अगर तुमने सौम्या से शादी कर ली तो तुम हमारे घर के दामाद भी बन जाओगे, बल्कि हमारे घर का सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। वो इस लालच में आसानी से आ गया और उसने ये झूठ छुपा लिया कि वो शादीशुदा है। जब करण की शादी सौम्या के साथ हो गई तो उसे लगा था कि अब उसके घरेलू मामलात पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मेरा बिजनेस तो वो पूरी तरह से संभाल ही चुका था, इसलिए वो अपनी पत्नी को ढेर सारे पैसे दिया करता था। उसके लिए एक अलग से ही घर भी खरीद लिया था और मेरी आंखों में धूल झोंक कर मेरा काफी सारा बैंक बैलेंस भी अपने कब्जे में कर लिया था। करण हमारे घर का घर जमाई था, हर समय हमारी नजरों के सामने रहता था, इसलिए उसको अपनी पत्नी से मिलने की मोहलत नहीं मिल रही थी। यही वजह थी कि वो रात के समय घर के पीछे का दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी को घर के अंदर बुला लिया करता था। उसकी पत्नी गार्डन की दीवार कूद कर आती थी और पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ जाती थी। वो अंगूठी भी करण की पहली पत्नी की ही थी और वो उसके लिए ही खाने का सामान लेकर जाता था। मेरी बेटी को जब नींद की दवाई दे देता था तो वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को कमरे के अंदर बुलाता और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, मगर उसे ये नहीं पता था कि मैं कई बार उसे देख चुका हूँ। जब उसे मैंने उस दिन खाने वाली बात कही थी तब उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो मेरी बेटी को कहीं घुमाने लेकर जाना चाहता है। सौम्या को वो कहीं भी लेकर जाता, वहां जाने के बाद उसको बेहोश करके वो अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। ये प्लान बनाकर वो वहां से निकला था, मगर रिजॉर्ट की बात से वो और ज्यादा बेफिक्र हो गया था, क्योंकि रिजॉर्ट में आसानी से वो अपनी पत्नी को बुला सकता था। मेरी बेटी को बेहोश करने के बाद आज भी उसने अपनी पत्नी को बुलाया था और उसके साथ वो प्यार भरी बातें कर रहा था। करण की पूरी कहानी सुनकर मैंने उसके मुंह पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा था। उसने मेरी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, सिर्फ पैसों के लालच में आकर। वो लड़की हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे माफी मांग रही थी कि मैं उन दोनों को छोड़ दूं, मगर करण पर तो धोखाधड़ी का केस बनता था। उसने मेरी बेटी के पागलपन का फायदा उठाकर उसे बेहोश करके उसको धोखा दिया। मैंने करण को पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि उसकी पत्नी को मैं पैसे दे चुका था ताकि आगे की जितनी जिंदगी बची है वो उन पैसों से गुजार सके। मैं अपनी बेटी को घर ले आया था। ये पूरी कहानी मैंने अपनी पत्नी को सुनाई थी तो मेरी पत्नी भी बहुत परेशान हुई थी। ये सब कुछ मेरी पत्नी की ही लापरवाही का नतीजा था, जिसको मैं सारी जिंदगी बर्दाश्त करता आया था। अगर उसने मेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था तो वो करण के बारे में जान पहचान भी तो निकाल सकती थी। ये सारी गलती मेरी पत्नी की ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी थी। मेरी बेटी भले ही पागल थी, लेकिन मुझे किसी भी हाल में उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था और कभी मैंने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर करण को मेरी बेटी से शादी करने का कोई लालच भी हो सकता है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कभी भी जल्दबाजी का फैसला ना करें। अपने बच्चों की शादी देखभाल कर करें, खासकर ऐसी बेटियों की शादी जो बहुत मासूम है। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो चुका था। मैं अब अपनी बेटी को विदेश लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जब मेरी बेटी को करण के बारे में पता चला तो वो बहुत रोई थी, क्योंकि मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी थी। उस लड़के के खूबसूरत चेहरे के पीछे एक फ्रॉड इंसान छुपा हुआ था। कुछ लोग अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो हमारी लापरवाही का नतीजा था। मुझे अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं करवानी चाहिए थी जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था। बस मैं और मेरी पत्नी ने ये सोच लिया कि यह हमारी बेटी से शादी कर रहा है, यही हमारे लिए बहुत है। मेरी बेटी भले ही पागल थी, मगर वो है तो इंसान ही ना। मेरी पत्नी को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मेरी पत्नी ने कभी मेरी बेटी का ख्याल रखा ही नहीं था। यही वजह थी कि आज मेरी बेटी की कंडीशन ऐसी थी जिसका फायदा दुनिया वालों ने उठाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आप लोग मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी बेटी का इलाज जल्द से जल्द पूरा हो जाए और वो ठीक हो जाए, ताकि मैं उसकी शादी दोबारा से किसी अच्छे इंसान के साथ कर सकूं। लेकिन जैसी गलती हमने की है ऐसी गलती आप लोग कभी ना करें। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, उनके लिए हमेशा सोच समझकर फैसला करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।